सर क्या क्या सर्वनाम है इस चार्ज्ड वायर के। सर्वनाम मतलब जो इस चार्ज्ड वायर को डिफाइन कर रहे हैं, इसकी विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रीवियस लेक्चर्स को, जो कि है हमारे पास कौन सा वाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो लेक्चर है वो जरूर देख कर आना, नहीं तो ये चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट समझ में नहीं आएगा सभी एप्लीकेशंस में। तो गॉस लॉ लगाना है हमें। एप्लीकेशन मतलब गॉस लॉ का अनुप्रयोग, यानी कि उसको यूज लेना है। गॉस लॉ यूज कब लेते थे सर? सर गॉस लॉ यूज लेते थे गॉसियन सरफेस जब होती थी। गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड 3D सरफेस होती थी, वो जब तक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करेंगे, लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक गॉस लॉ नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें, अरे महसूस करो ना, ये लाइन चार्ज है, ठीक है, हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। अब इसकी पूरी सरफेस पर जो है क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है, तो इससे दूर जाती हुई तो होगी सभी जगह, इधर भी दूर जा रही होगी, इधर भी दूर जा रही होगी, इधर भी दूर जा रही होगी, इसके पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पे दूर जा, जैसे कि ट्यूबलाइट होती है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस पर मौजूदा इच पॉइंट इस लाइन चार्ज से समान दूरी पर है, और वो कुछ दूरी कितनी है सर? आर दूरी। हाँ सर, दूरी समान है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी सभी पॉइंट पर? सेम। इनफाइनाइट होते हुए भी फिक्स ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगी। इनफाइनाइट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ उस दूरी पे डिपेंड करेगी जो इससे अपन दूर जाए जा रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 36, 36वां लेक्चर आ चुका है, और बेसिकली एक तरीके से एक लास्ट पोर्शन, एक लास्ट छोटा पोर्शन हमारा चल रहा है। इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है, क्योंकि इसमें हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखते हैं। आपकी 4 एप्लीकेशंस दे रखी है, चौथी जिसमें से आपको एक सवाल के रूप में दे रखी है, बट अपन इसको भी एक डिराइव करके समझेंगे कि किस प्रकार से इसके इस स्फीयर के थ्रू, सॉलिड स्फीयर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में आपका सबसे पहली जो एप्लीकेशन जो अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सर क्या क्या सर्वनाम है इस चार्ज्ड वायर के। सर्वनाम मतलब जो इस चार्ज्ड वायर को डिफाइन कर रहे हैं, इसकी विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। सर ये चार्ज्ड वायर लॉन्ग है, स्ट्रेट है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। लॉन्ग भी कैसा है सर? इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर के इस चार्ज वायर को डिफाइन कर रही है, यानी कि एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ कितनी है सर? सर जिसकी लेंथ आपने लिख रखी है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि ये और आगे तक हो सकता है, ये और नीचे तक हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा वायर जो है अपन इसमें डिफाइन करेंगे, और इसके थ्रू जो है अपन क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया। स्ट्रेट है क्या सर? हाँ सर स्ट्रेट है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि अब चूंकि ये वायर है तो चार्ज किस पर एक्यूमुलेट करेगा सर? इसकी लेंथ के अलोंग करेगा, इसकी लेंथ के अलोंग करेगा। सर ये तो इनफाइनाइट है, वो अपन समझेंगे जिस प्रकार, जैसे ही अपन एप्लीकेशन पे जंप करेंगे अपन को पता पड़ेगा कि फाइनाइट लेंथ का एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, तो फिर वहां पर अपन जैसे जाए तो बताने का मुद्दा क्या है कि सर इस पे जो चार्ज है वो एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है सर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली मतलब चार्ज की डेंसिटी इस वायर के हर एक पॉइंट पर समान है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यानी कि इसका लैम्डा जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो ये करेंगे। सेकंड देख रखी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक ऐसी शीट, एक ऐसी प्लेन शीट जो कि कैसी हो? एक तो इनफाइनाइट हो, दूसरी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी हो, यानी कि एक ऐसी शीट की बात करेंगे अपन। शीट है तो शीट कैसी होती है सर? 2D होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और ये इनफाइनाइटली है, यानी कि इसके डायमेंशन कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इसके डायमेंशन इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इनफाइनाइट है सर मान लिया, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी है, यानी कि चार्ज की डेंसिटी इस शीट के हर एक पॉइंट पर कैसी है? इसके हर एक पॉइंट पर सेम है, इक्वल है। वीडियो बढ़िया सा चल रहा है। थर्ड आता है अपने पास, यानी कि बेसिकली सेकंड में अपन इसकी इस ऐसी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इससे कुछ x दूरी पर, r दूरी पर, वो अपन देखेंगे इसमें। ठीक है सर, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फील्ड लिखना यहां पर रह गया, तो अपन थर्ड एप्लीकेशन में क्या देखेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। सर स्फेरिकल शेल क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल सा वन लाइनर आंसर क्या है? हॉलो स्फीयर। एक खोखली फुटबॉल ही क्या कहलाती है? वही हमारे पास स्फेरिकल शेल कहलाई। ठीक है, एक ऐसा स्फीयर जो कि अंदर से कैसा हो? हॉलो हो।
ये अंदर से कैसा है सर, हॉलो, यानी कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस। बस वही स्फीयर क्या कहलाएगा, वही स्फीयर हमारे पास क्या कहलाएगा, और स्फेरिकल शेल कहलाएगा। इसी को अपन क्या बोल देंगे, स्फेरिकल शेल। बस इतना याद रखो आप, अभी के लिए इतना याद रखो, फिर मैं आपको बताऊंगा शेल में और क्या खासियतें होती है सर, इसमें इनर लाइनिंग वगैरह। ठीक है, तो इसकी वजह से जानेंगे। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इसमें, इसका क्या मतलब है कि आप यानी कि बेसिकली इन तीनों ही मटेरियल्स, इन तीनों ही चीजों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेम तरीके से निकाली जा सकती है। या तो आप स्फेरिकल शेल के लो या थिन स्फेरिकल शेल के लो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका सेम होगा जो अपन। अब ये जो स्फेरिकल शेल है ये कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, हॉलो है ये याद रखना है बस अंदर से, क्योंकि हॉलो का अलग निकलता है और सॉलिड का अलग निकलता है। और इसमें भी डाइवर्जन है, वो क्या है कि सर हॉलो तो चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल चाहे कंडक्टिंग हो, यानी कि उसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे तो जो है आपस में जो है सेपरेट हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्मली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। दोनों ही केस में हमारे पास कैसा होगा, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका सेम होगा। यही तरीका इसके लिए भी निकाल सकते हैं सर, किसके लिए, ऐसा सॉलिड स्फीयर जो कि कैसा हो, कंडक्टिंग हो। देखिए सॉलिड स्फीयर तो हो, सॉलिड स्फीयर मतलब इसके, सॉलिड स्फीयर का मतलब ऐसी फुटबॉल जिसके अंदर सिर्फ हवा नहीं हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद हो। ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि एक ऐसी फुटबॉल है जिसमें आपने क्या भर दिया, पत्थर भर दिया या पानी भर दिया, मोर प्रिसाइज वे में, अच्छा वो पानी ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पत्थर के बीच में तो फिर भी व्हाइट होंगे। तो ऐसा एक ऐसा स्फीयर जो कि अंदर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल क्या हो हमारे पास प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं अपन सॉलिड स्फीयर। उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं हम हमारे पास सॉलिड स्फीयर। तो ऐसा सॉलिड स्फीयर जो कि कैसा हो सर, कंडक्टिंग हो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है वो भी वही होता है जो अपन इसके थ्रू निकालेंगे, स्फेरिकल शेल, सेम रहेगा। देखिए बेसिकली बात क्या होती है कि कंडक्टिंग बॉडीज जो होती है उसके अंदर भी अगर आप चार्ज डाल दोगे, प्रयास भी करोगे अगर डालने का, डाल भी दोगे, तो उसकी कंडक्टनेस, उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आकर के लाए कर जाता है, वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आकर के प्रेजेंट हो जाता है। कंडक्टिंग है ना, तो अपने चार्जेस के बीच में मैक्सिमम दूरी रखने का प्रयास करता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस। तो अब ये वही तो बात हो गई, इसमें तो आप अंदर वैसे भी नहीं डाल सकते थे चार्ज, इसमें तो अंदर स्कोप ही नहीं है, अरे हवा भरी, हवा में कैसे, तो इसके अंदर तो वैसे भी नहीं डल सकता है चार्ज। ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसके अंदर तो वैसे भी नहीं डल सकता है, इसमें तो जो भी डल सकता है चार्ज वो इसकी सरफेस पर ही डल सकता है। सरफेस पे डलेगा यानी कि आपके पास ये कैसा केस हो गया, ठीक ऐसा ही हो गया, एक ऐसा स्फीयर जो कि, एक ऐसा सॉलिड स्फीयर जो कि कैसा हो, कंडक्टिंग। ठीक है, तो इन तीनों की ही वजह से, या बेसिकली तो दो ही है ये स्फेरिकल शेल, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है वो हमारे पास सेम होता है। लेकिन एक ऐसा सॉलिड स्फीयर हो जो कि कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग हो। मैंने आपको क्या बताया कि कंडक्टिंग बॉडीज क्या होती है, जिसके अंदर अगर चार्ज भी डालने का प्रयास करोगे तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आकर के लाए कर जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी हमारे पास कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, अगर बॉडी आपके पास, अगर आपका एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है जो कि कैसा है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो उसके अंदर अगर आप चार्ज डालोगे, उसके अंदर अगर चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो वो खुद से सरफेस पर नहीं आएगा, खुद से वो सरफेस पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा, क्योंकि वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसको अलाउ ही नहीं करेगी कि वो खुद से सरफेस पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके जहां डाला है वो वहीं पड़ा रहेगा। ऑल्दो अपन इस केस में यूनिफॉर्मली लेते हैं ड्यू टू, ठीक है, ये सब ठीक है, और इसमें भी अपन कौन सा केस लेता है कि अंदर डाला है अपन ने चार्ज, लेकिन इस हिसाब से डाला है कि उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर सर? यस सर, बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि सर अगर नॉन यूनिफॉर्म डाल देंगे तो फिर चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फिर डेरिवेशन में थोड़ी सी और टफनेस आ जाएगी। तो आपको इजी बनाए रखने के लिए चार्ज डालते तो है लेकिन यूनिफॉर्म वे में उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसके थ्रू आउट द। तो ये अपन 4 एप्लीकेशंस इसकी पढ़ेंगे 1 by 1 लेक्चर्स में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेशन
जो कि है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालनी है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, जो कि मैंने आपको बताई 3 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के साथ। तो माना कि हमारे पास लेट ए बी एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, भाई किसकी वजह से निकालनी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज की वजह से। तो उसको अपन ने क्या कंसिडर किया, उसको अपन ने कोई ए बी चार्ज कंसिडर कर लिया कि ए बी हमारे पास क्या है, वो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट का लाइन चार्ज है। ये ऊपर भी कितना ही लंबा हो सकता है और नीचे भी कितना भी, इनफाइनाइट तक जा सकता है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है हमारे पास वो कितनी है सर, कि सर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है हमारे पास लैम्डा। अब लैम्डा कौन सी चार्ज डेंसिटी थी, प्रीवियस लेक्चर में जाके चेक करो, तो वो थी सर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रीवियस लेक्चर्स को, जो कि है हमारे पास कौन सा वाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो लेक्चर है वो जरूर देख कर आना, नहीं तो ये चार्ज डेंसिटीज का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा सभी एप्लीकेशंस में। खैर आगे ये बोल रहा है कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ, अब देखिए यहां पर हमें देखिए पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाना है हमें, एप्लीकेशन मतलब गॉस लॉ का अनुप्रयोग, यानी कि उसको यूज लेना है। गॉस लॉ यूज कब लेते थे सर, सर गॉस लॉ यूज लेते थे गॉसियन सरफेस जब होती थी। गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड 3D सरफेस होती थी, वो जब तक यहां पर इंस्टॉल नहीं करेंगे, लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक गॉस लॉ नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें यहां पर मजबूरन लगाना ही पड़ेगा क्या, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस यहां पर बनानी ही पड़ेगी। तो इसलिए एल बी द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस, उसकी जो शेप होती है गॉसियन सरफेस की, वो उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप एंड साइज। तो यहां पर अपन ने जो कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस, वो कैसी की है सर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की है गॉस लॉ लगाने के लिए, कंसिडरिंग द लाइन चार्ज ऑन इट्स एक्सिस। और इस हिसाब से मैंने आपको बताया था, देखो सूटेबल ज्योमेट्री के हिसाब से बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी बना दे। अब सिलेंड्रिकल वाली गॉसियन सरफेस अपन जो है उसमें नहीं बना सकते, जब अपन कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा निकालेंगे तो अपन को उसकी शेप, उसकी साइज और उसका ज्योमेट्री इस हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी सूटेबली, ताकि हमें इजी रहे गॉस लॉ अप्लाई करना। इस पर अपन ने क्वेश्चन भी किया था जब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ बता रहा था। खैर यहां पर आते हैं अपन, और हमने सिलेंड्रिकल बनाई और इस हिसाब से बनाई कि सिलेंडर की बीच वाली सेंट्रल एक्सिस पर जो है हमारा क्या लाई कर रहा है, वही लाइन चार्ज लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है सर, यहां तक पिक्चर क्लियर है? ओके सर, अब आइए बढ़ते हैं डेरिवेशन पर कि किस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ठीक है, आइए, द चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस गिवन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए आपको ये पता है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। तो इस लैम्डा की वजह से क्या मैं इस पर मौजूदा चार्ज डेंसिटी, इस पर मौजूदा चार्ज निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना जरूरी है गॉस लॉ में रखने के लिए। गॉस लॉ क्या होता है देख कर आना, उसमें क्यू नेट एनक्लोज्ड चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इस लैम्डा की सहायता से, जो कि हमें गिवन है, इसके सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूदा टोटल चार्ज, जिसे अपन क्यू नेट एनक्लोज्ड कहते हैं, वो मैं बता सकता हूं, जो कि कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। सर कैसे? सर आपने बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, आपने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से मैं जैसे ही एल को लैम्डा की तरफ लेके जाऊंगा, मेरे पास सिंपली क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा एल। ठीक है, ये इजी था सर। ओके सर, इक्वेशन 1 आ गई। नाउ नेक्स्ट गॉस लॉ जैसे ही अपन अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ क्या था कि सर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था वो नेट एनक्लोज्ड चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट होता था। ओके सर, हमारे पास एनक्लोज्ड कितना आया है, टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मान रहे हैं हम, वो मान रहे हैं सर हमारे पास समेशन क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से, जिसकी वैल्यू है सर लैम्डा है। ठीक है सर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना मौजूद है सर, लैम्डा टाइम्स वो एल, वो लेंथ जो कि किसकी लेंथ है, गॉसियन सरफेस की लेंथ। ओके सर। सर आपने फाइनाइट क्यों मानी, क्योंकि ये है तो असल में इनफाइनाइट। देखिए फाइनाइट कंसीडर करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि अपन मतलब बेसिकली गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ फाइनाइट चीज ही तो चाहिए होगी। यहां पर इनफाइनाइट ले लोगे तो क्या यहां पर डायरेक्टली इनफाइनाइट रखोगे? ऑब्वियस सी बात है, एक फाइनाइट चीज हमें चाहिए ही होगी यहां पर। फिर एट द एंड अपन ये देखेंगे कि इस लेंथ एल पर, तो जो कि अपन ने गॉसियन सरफेस एस ये जो ली है, इस लेंथ एल पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड
जो है डिपेंड ही नहीं कर रही। अरे इस लेंथ एल पर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रही होगी, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही होगी, इस लीनियर चार्ज से कितनी दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रही होगी। यहां पर एक चीज और रह रही है, वो आप चाहो तो यहां पर एडजस्ट करके लिख लेना, नहीं तो मैं आगे लिखा दूंगा कि सर इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ एल कंसीडर करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप सर्कुलर सरफेस बता रहे हो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगी, तो इसकी रेडियस अपन क्या मान रहे हैं बच्चों, इसकी रेडियस अपन आर मान। अरे सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस सर्कुलर शेप का ही तो होता है, ये अपन ने आगे लेंगे भी यहाँ पे। तो इसकी इस सर्कल की जो रेडियस वो अपन ने आर मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली अपन इससे आर डिस्टेंस पर जो है अपन निकालेंगे, और हमें हमें लास्ट में ये जानने को मिलेगा कि इस लेंथ एल पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे आप एल इनफाइनाइट ही ले लो, उसकी वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो अभी अपन लास्ट में निकालने वाले, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वी कैन डिवाइड द सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन ने कंसीडर करी, इसको 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देंगे। अपर सर्कुलर सरफेस S1, ये जो अपन ने अपर सर्कुलर सरफेस, ये वाली जो सरफेस अपन ने कंसीडर की है, इस वाली सरफेस को अपन क्या बोल देंगे, इस वाली सरफेस को अपन बोलेंगे S1, ठीक है। यहां पर नहीं दिख रहा तो यहां पर ले, इस वाली सरफेस को क्या बोल रहे हैं, S1। फिर लोअर सर्कुलर सरफेस को क्या बोल रहे हैं सर, लोअर सर्कुलर सरफेस को आप बोल रहे हो S2। और सर कर्व्ड जो सरफेस है, अरे एक तो ऊपर होगी एक नीचे होगी, अब सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस भी तो है, तो सर ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है इसको आपने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया आपने S3। अब अपन गॉस लॉ को रीराइट करेंगे, थस द गॉस लॉ ऑफ इक्वेशन 2, इसको वापस से जब अपन लिखेंगे तो तीनों सरफेसेस के लिए, अरे भाई पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस पे लगाना है, गॉसियन सरफेस को 3 में बांट दिया, तो तीनों सरफेस के लिए अलग अलग अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो पहले S1 के लिए अपन ने ये लिखा, S2 के लिए लिखा, फिर S3 के लिए लिखा, और RHS साइड में अपने पास ये चल ही रहा है। जैसे ही S1 के लिए लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos थीटा दोनों के बीच का एंगल आएगा। सर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर होगा का, हाँ सर इसका एरिया वेक्टर हमें ऊपर देखने को मिलेगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। आप इसको ले सकते हो S वेक्टर, S1 वेक्टर। और सर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो सर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो सर इस प्लस चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। सर यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ गया सर, 90 डिग्री आ गया। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि S1 के लिए हमें क्या देखने को मिला, S1 के लिए हमें देखने को मिला E और DS के बीच में कितना एंगल देखने को मिला, हमें मिला cos 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मन में पहले ही सोच के रख लो जब तक मैं आगे पहुंचू। सर इसी प्रकार S2 के लिए करेंगे तो सर इसका एरिया वेक्टर नीचे देखने को मिलेगा हमें, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन चार्ज की वजह से वो इससे दूर जाती हुई होगी। अरे महसूस करो ना, ये लाइन चार्ज है, ठीक है, हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। अब इसकी पूरी सरफेस पर जो है क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है, तो इससे दूर जाती हुई तो होगी सभी जगह, इधर भी दूर जा रही होगी, इधर भी दूर जा रही होगी, इधर भी दूर जा रही होगी, इसके पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस में दूर जा, जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, वो रोशनी किस वेव फ्रंट्स में फेंकती है, हालांकि वेव फ्रंट्स अपन आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो जो है रोशनी सिलेंड्रिकल रूप में अपने से थ्रू आउट करती है। तो इसमें भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है सर, 90 डिग्री का। तो इसमें भी क्या लिख देंगे सर, तो इसमें भी क्या लिख देंगे सर, सर इसमें भी आप लिख दोगे 90 डिग्री, यानी कि E DS और cos 90 डिग्री। ओके सर, यस सर। बात आती है S3 सरफेस की, क्या S3 सरफेस ये है, हाँ सर S3 सरफेस ये है। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से दूर जाती हुई होगी, हाँ देखो महसूस करो, ये है हमारे पास लीनियर चार्ज, ठीक है, और इसके सराउंडेड है ये S3 सरफेस। सर इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, सर एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है सरफेस के, तो इस सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा, तो सर यही इसका एरिया वेक्टर होगा, और इसी से दूर यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। इसका मतलब एरिया वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कैसा, दोनों के बीच में एंगल है सर हमारे पास 0 डिग्री। तो सर इसमें क्या लिखूंगा S3 में, सर EDS और cos 0 डिग्री, और इक्वल्स टू में हमारे पास चल रहा है लैम्डा L बाय सर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि cos 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बची।
यहां तक नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची है, तो आइए इसको मेंशन कर देते हैं कि सर हमारे पास क्या बची है, S3 सरफेस और EDS cos 0 डिग्री कितना सर, cos 0 डिग्री आया था हमारे पास 1। ठीक है सर, यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? ओके सर। अब देखिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर विल बी सेम। इसका मतलब क्या है कि सर ये हमारे पास लाइन चार्ज है, ये सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा होगा, यहां पर छोड़ी, इस जगह, इस जगह, इस जगह, और इस तरफ भी, यानी कि पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस पर छोड़ रहा होगा। अरे ये लाइन चार्ज है, तो ये अपनी सभी जगह आगे पीछे दाएं बाएं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है। अब जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस बनी है वो इसकी एक्सिस वो इस प्रकार से बने कि उसके सेंटर पे मौजूद हो, यानी कि इसकी एक्सिस, यानी कि इससे इस कर्व्ड सरफेस पर मौजूदा हर एक पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस पर मौजूदा सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, इसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, वो कैसा होगा? सेम। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस पर मौजूदा ईच पॉइंट इस लाइन चार्ज से समान दूरी पर है, और वो कुछ दूरी कितनी है सर? आर दूरी। हाँ सर, दूरी समान है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सभी पॉइंट पर सेम। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सभी पॉइंट्स पर, पूरी सरफेस के लिए, तो वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। यस सर, ये हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई सर? बाहर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई इस इंटीग्रेशन के, और अंदर बच गया अपने पास। आना बोल भैया, बोले यस सर, हमारी बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। अब S3 सरफेस का क्या करना है? इंटीग्रेशन, यानी कि बेसिकली इंटीग्रेशन डीएस का मतलब है कि पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस का छोटा सा पार्ट लिया है, वो छोटा छोटा पार्ट करके कब तक इंटीग्रेशन करना है कि पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस आ जाए। तो यहां पर वेयर ये इंटीग्रेशन S3 क्या डिनोट कर रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये आपको 9th 10th में खूब पढ़ाया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? मेरे लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना, तभी मानूंगा मैं। वो होता है सर आपके पास 2 पाई आर है। हाँ ना बोल भाई कि सर 2 पाई और आर, यानी कि उस सिलेंडर की रेडियस, जो कि यहाँ पे अपन ने क्या मानी है, जो कि यहाँ पर अपन ने मानी है आर। स्मॉल आर ले लो, वो अच्छा रहता है, ताकि स्मॉल आर का मतलब है कि वो वेरी कर सकती हो, और कैपिटल आर जनरली फिक्स्ड आर के लिए लेते हैं। और सर उस सिलेंडर की लेंथ, ये होता है सर। तो बस इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एल इंटू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? ये आ गई आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय आर। हाँ ना बोलो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, आप मुझे बता दो इसमें आपको एल कहां दिख रहा है? जल्दी से बताओ देख करके। किसी की चील की निगाह हो तो वो बहुत जल्दी देख करके बता सकता है कि इसमें आपको कोई एल देखने को नहीं मिल रहा। दिख रहा है क्या कोई एल? तो मैंने यही तो कहा था शुरुआत में कि अपन इसकी लेंथ फिक्स ले रहे हैं, माना इनफाइनाइट होते हुए भी फिक्स ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगी। इनफाइनाइट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ उस दूरी पे डिपेंड करेगी जो इससे अपन दूर जाए जा रहे हैं। इतनी दूर जा रहे हो तो सर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दूर, यानी कि बेसिकली इससे जितना दूर चलेंगे उस पर डिपेंड करेगी, रादर देन उसका कोई अगर एलिमेंट है। ठीक है, इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो कि क्या है सर? जो कि है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर देखो, अगर मैं नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या मैं लिख सकता हूं सर? नीचे बन गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं के। अरे यार, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए के इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, इसी की वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो 2k लैम्डा और r और फिर r कैप, कि सर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस दिशा में होगी? इस r वेक्टर की r कैप दिशा में होगी, यानी कि बेसिकली इस r की ही दिशा में होगी। r कैप क्या है कि सर इस रेडियस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसी पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब लास्टली अपन इसका ग्राफ और देख क्या लेते, यहीं पर बता देता हूं, इसका तो काम हो ही चुका।
ठीक है, तो यहीं पर ग्राफ बता देता हूं कि सर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे रेडियस के इसकी दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी दूरी के बीच में, लीनियर चार्ज और उस पॉइंट की दूरी के बीच में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ग्राफ बनाऊंगा तो वो आर के साथ साथ यानी कि दूरी के साथ साथ कैसी होती रहेगी कि सर घटती रहेगी। इस वजह से इसका ग्राफ जो है किस प्रकार से बना है, डिक्रीजिंग वे में बना है कि सर दूरी जैसे जैसे अपन डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, तो बस यही था आपके पास, ये आपके पास लेक्चर हो गया, लेक्चर क्या ग्राफ हो गया, और बस यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डेरिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।